नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना और हाजिर हूं कुछ ऐसी 5 खबरों के साथ जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाती है। पहली रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर का। उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होने और ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहद अचूक और आक्रामक चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। दरअसल देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए केंद्रीय नेतृत्व अब राज्य में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने जमीनी स्तर पर माहौल पूरी तरह अपने पक्ष में करने के लिए पूरी तरह से यहाँ पे आपको बताएं एक रूम बैठकों के रूप के एक बेहद प्रभावी माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति तैयार करी है। साथ ही आपको बताएं, इसे पूरे महाअभियान का मुख्य उद्देश्य किसी भी कीमत पर संगठित के भीतर पनप रही आंतरिक गुटबाजी और खींचतान पर पूरी तरह नकेल कसना और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और चुनावी मोर्चों पर तैनात देखिए सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरना रहेगा। असरदार कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद और साथ ही बताएं बैठकों पर पूरी तरह से जोर दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार आगामी अगस्त महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऐसे 10,000 आपको बताएं रूम बैठकें आयोजित होने जा रही हैं। इन सीमित और बंद कमरों की बैठकों के जरिए राज्य के लगभग 60,000 अत्यंत चुनिंदा, निष्ठावान और समाज में प्रभाव रखने वाले कार्यकर्ताओं से सीधा और गोपनीय संवाद साधा जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि बड़ी जनसभाओं की तुलना में इन छोटी और अनौपचारिक बैठकों में कार्यकर्ता अपनी बात अधिक ज्यादा सही से रख पाएंगे और बिना किसी संकोच के रख पाते हैं। इन बैठकों के माध्यम से संगठन ने केवल धरातल की वास्तविक राजनीतिक स्थिति नहीं देखिए जो ग्राउंड रिपोर्ट ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा यहाँ पे उनको समझने की जरूरत पड़ जाती है। साथ ही बल्कि जनता के बीच सरकार की छवि को लेकर एक अच्छा और निष्पक्ष फीडबैक भी हासिल यहाँ पे जनता करेगी। साथ ही आपको बताएं, पंकज चौधरी को फुल टाइम संगठित कमान और मंत्रिमंडल से मुक्त यहाँ पे किया जा सकता है। साथ ही भाजपा को देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पे भाजपा इस बार संगठन को 24 घंटे पूरी तरह चुनावी मोड में रखना चाहती है। इसी के तहत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अगस्त के इस विशेष अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का तूफानी और पूरी तरह से यहाँ दौरा कर सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जमीन पर उनकी सक्रियता और पूरी तरह से जोर देना आपको बताएं कि ज्यादा यहाँ पे जोर देने की बात रखी जाएगी, ताकि देखिए जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा जोर देने की पार्टी को जरूरत पड़ रही है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जरूरत पड़ रही है, ताकि आने वाले समय में विधानसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटों के साथ ज्यादा बहुमत के साथ सरकार में वापस भारतीय जनता पार्टी आ सके। ये पूरी फोकस यहाँ बीजेपी सरकार का रहने वाला है। यही कारण है कि देखिए केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें सरकारी सभी मुक्त करने की योजना बनाई है। अगस्त में होने वाले संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान पंकज चौधरी को मंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त करा दिया जा सकता है। ये देखिए संभावित हम आपको बता रहे हैं, ताकि वे बिना किसी प्रशासनिक बिना किसी रोक टोक के पूरा समय और ऊर्जा केवल संगठन को मजबूत करने में जुटा सके, जिलों का दौरा करने में पूरी तरह से अपनी जान झोंक सके। फीडबैक ही बनेगा देखिए 2027 के टिकट का असली पैमाना। देखिए आपको समझाते हैं, ये बैठक केवल संवाद का जरिया नहीं बल्कि मौजूदा जनप्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला भी इन्हीं के जरिए होने वाला है। इन बैठकों में केंद्रीय नेतृत्व इस बात की गहन समीक्षा करेगा कि क्षेत्र विशेष देखिए पार्टी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के प्रति जनता और स्थानीय कार्यकर्ताओं में कैसा माहौल यहां पैदा होगा। साथ ही पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि इन 10,000 बैठकों से जो जमीनी फीडबैक निकलकर सामने आएगा वही आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण का एकमात्र और सबसे बड़ा पैमाने पर यहाँ पे आपको बताएं कि सटीक रास्ता होगा। आपको बताएं, सत्ता विरोधी लहर को मात देने के लिए पार्टी उन विधायकों को टिकट काटने में कोई बिल्कुल भी गुंजाइश या फिर पीछे नहीं हटने वाली है, जो समय रहते पाला बदल सकते हैं। आपको बताएं, बूथ स्तर की
बहुत ज़्यादा यहाँ जिम्मेदारी अब भारतीय जनता पार्टी निभाने की कोशिश कर रही है। इन रणनीतिक बैठकों के माध्यम से भाजपा बूथ, ब्लॉक और विधानसभा और लोकसभा स्तर तक अपनी चुनावी तैयारियों का बारीक जायजा लेगी। सीट वार राजनीतिक समीकरणों और जातीय संतुलन का सटीक आकलन करने के बाद ही क्षेत्रवार चुनावी रणनीति की अंतिम रूप में दिया जाएगा। इसी के साथ इस अभियान के जरिए नाराज पुराने कार्यकर्ताओं, पूर्व सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को एक मंच पर लाकर गुटबाजी को जड़ से खत्म करने का प्रयास यहां भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बैठकों के समापन पर कार्यकर्ताओं में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को आक्रामक तरीके से जनता के बीच ले जाने और विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त करने का अचूक मंत्र यहाँ भारतीय जनता पार्टी देती हुई दिख रही है। देखिए, जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव है, वह ऐसे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि पूरा विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि किस तरह से अपनी पकड़ यहाँ पे विधानसभा चुनावों में बना सके। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित परीक्षाओं में से एक यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का काउंटडाउन खत्म हो चुका है। जी हां, सूबे में आरक्षित नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2000 पर आपको बताएं 2025 के लिए लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित होने जा रही है। इस परीक्षा को लेकर प्रदेश भर में युवाओं का उत्साह और प्रशासन की मुस्तैदी चरम पर है। औद्योगिक नगरी कानपुर की बात करें तो यहाँ परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शिता और साथ ही समापन अच्छे से करने की पूरे प्रयास यहाँ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही आपको बताएं, जहाँ परीक्षा केंद्र हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे कि किसी की तरह की कोई भी यहाँ चूक परीक्षा में ना हो सके। चक्रव्यूह देखिए यहाँ पे एक तरह से कहा जा सकता है सीसीटीवी कैमरों का, ताकि किसी भी तरह की यहाँ चूक यहाँ ना हो सके। कानपुर नगर के कुल आपको बताएं सभी परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में यहाँ महापरीक्षा आयोजित होंगी, जिसमें करीब 1,17,000 अब सभी स्टूडेंट वहाँ अपनी किस्मत आजमाएंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश में जो ये परीक्षा आ रही है, क्योंकि इन्हीं परीक्षा से आने वाला भविष्य हमारे उत्तर प्रदेश में उज्जवल होगा। देखिए, पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार योगी सरकार और पुलिस प्रशासन का रुख बेहद कड़ा होने वाला है। परीक्षा की पूरी तरह से पारदर्शिता बनाई जाएगी और रखने के लिए देखिए पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने कानपुर के राजेंद्र स्वरूप सभी डीसीपी ऐसे आपको बताएं सभी एसपी और थाना प्रभारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी की। देखिए, इस मीटिंग में ये हुआ कि जिस तरह से परीक्षा होने वाली है उत्तर प्रदेश में सभी पुलिस भर्ती के लिए, तो वहाँ पे किसी भी तरह की कोई धांधलेबाजी ना हो, किसी भी तरह की वहाँ किसी को परेशानी ना हो। साथ ही सभी जो स्टूडेंट्स आएंगे वो सही मात्रा में सही तरीके से अपना एग्जाम दे पाए, इसलिए बैठक हुई। साथ ही आपको बताएं, उन्होंने साफ शब्दों में संदेश दिया कि परीक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त कतई नहीं की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर सभी तरह के बेहद कड़े इंतजाम किए जाएंगे, चौकसी रखी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि वह खुद हाई अलर्ट पर रहें, ताकि बाहर से आने वाले सभी स्टूडेंट्स को आवाजाही में कोई समस्या ना हो और सुरक्षा की व्यवस्था भी पूरी तरह से वहाँ बनी रहे। देखिए, सादे कपड़ों में आपको बताएं वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे, ताकि किसी भी तरह की अगर कोई भी चूक उनको लगती है तो उसी वक्त उनको धर लिया जाए। कानपुर कमिश्नरेट ने एक देखिए पेपर लीक नेटवर्क और दलालों के मंसूबों को पूरी तरह से नाकाम करने के लिए 3 टायर सुरक्षा योजना भी बनाई है। सभी केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। साथ ही आपको बताएं, एलआईयू और लोकल पुलिस की विशेष टीमें सादे कपड़ों में वहाँ मौजूद रहेंगी। ये टीमें परीक्षा केंद्रों के आसपास की हर गतिविधि पर नजर रखेंगी। साथ ही होटल, लॉन्च और साइबर कैफे पर भी पैनी नजर यहाँ पुलिस की रखी जाएगी। दूसरी तरफ कानपुर देहात के जिलाधिकारी और कपिल सिंह और पुलिस अधीक्षक ने भी बताया है कि वो पूरी तरह से वहाँ महाविद्यालयों जैसे बड़े परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे। सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी और साथ ही ये माना जाएगा कि किसी भी तरह की यहाँ चूक सुरक्षा में ना हो। परीक्षा के दौरान किसी भी स्टूडेंट को वहाँ पे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो परीक्षा है, देखिए सालों साल बच्चे मेहनत करते हैं अपने परीक्षा के लिए, एक दिन परीक्षा के लिए, तो ऐसे में यहाँ
उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा देखिए तैनात तो होने वाला है, ताकि किसी भी तरह की यहाँ किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। देखिए जिस तरह से भर्ती के लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि ये भी भविष्य होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस का, तो ऐसे में अभी से इनकी सुरक्षा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इनकी सुरक्षा रखने के लिए, ताकि किसी भी तरह की इनको कुछ समस्या ना हो। अगर कोई भी सोशल मीडिया पेपर लीक या फर्जी दावों की ओर देखिए यहाँ झुकाव होता है, तो वहीं पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। और साथ ही देखिए सोशल मीडिया पर जिस तरह से भ्रम फैलाया जाता है, उस पर भी यहाँ पैनी नज़र प्रशासन की रखी जा रही है। साथ ही देखिए यहाँ पे सभी तरह की नज़र पुलिस प्रशासन की तरफ से रखी जाएगी, ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ जनता को ना हो, साथ ही स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की समस्या ना हो। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध के बादल गहरा गए हैं। जी हाँ, देखिए अभी तक युद्ध पूरी तरह से विराम नहीं हुआ है। ऐसे में देखिए खबर आई है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और आर पार की जंग में तब्दील होने जा रहा है। जी हाँ, अमेरिका सेना द्वारा ईरान के तटीय रडार और निगरानी ठिकानों पर की गई भीषण बमबारी के बाद ईरान पूरी तरह से भड़क उठा है। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागकर कोहराम मचा दिया है। इस ताजा सैन्य टकराव के बाद से पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में आसपास के खाड़ी देशों में हाई अलर्ट जारी और घोषित कर दिया गया है, और शांति की सारी कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। तनाव की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका सेना को ये खुफिया इनपुट मिला कि ईरान के 4 घातक ड्रोन इलाके में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाने की फिराक पर बैठे हैं। इससे पहले कि ईरान कोई बड़ा हमला कर पाता, अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान द्वारा हॉर्मज़ की तरफ छोड़े गए एक ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। इसके तुरंत बाद शनिवार को अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के तटीय इलाकों में स्थित उन रडार निगरानी ठिकानों को बमबारी पर ध्वस्त कर दिया, जहां से इन ड्रोनों को ऑपरेट किया जा रहा था। अमेरिका की इस कार्रवाई से भड़के ईरान के विदेश आपको बताया मंत्रालय ने इसे 8 अप्रैल को हुए सीजफायर का खुला उल्लंघन करार दिया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका अपनी इस गैर कानूनी हरकत और युद्ध के हालत पैदा करने के लिए खुद जिम्मेदार होगा। इसके तुरंत बाद ईरान की IRGC ने मोर्चा संभालते हुए कुवैत और में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया। ईरान ने हॉर्मज़ में बिना इजाज़त गुजर रहे 4 अमेरिकी टैंकों पर भी पूरी तरह से गोलाबारी कर दी, जिससे खाड़ी में आपको बताया व्यापारिक जहाज़ों का संकट गहरा गया है। ईरान के इस जवाबी हमले से खाड़ी देशों में हड़कंप मच गया है। कुवैत सेना के मुताबिक ईरान की तरफ से दागी गई 7 जिस तरह से मिसाइलों को उनके एयर डिफेंस सिस्टम में हवा में ही पूरी तरह से रोक दिया गया है। मिसाइलें कुवैत के इस रिहायशी इलाकों के ऊपर से गुजरी थी। इसके आपको बताएं मलबे गिरने से संपत्तियों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि राहत की बात देखिए ये है कि कोई यातायात नहीं हुआ। उधर बहरीन में ईरानी मिसाइलों के डर से आधी रात को आपातकालीन सायरन बजने भी लगे थे, जिससे लोगों में दहशत फैली गई और प्रशासन ने आम नागरिकों से तुरंत सुरक्षित ठिकानों में जाने की पूरी तरह से अपील की। दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप लेता यहाँ नजर आ रहा है। देखिए ड्रोन से मिसाइलें दागी गई, जिस तरह से ये जंग अभी भी जारी है। ये देखने वाली बात होगी कि ये जंग और कहाँ तक जाकर रुकती है और कब इस जंग में विराम लगता है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुक वापस अपने उत्तर प्रदेश की खबरों का करते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुए कमलेश बिंद एनकाउंटर ने राज्य की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल 29 मई को गाजीपुर के बिंदु होटल के मालिक के बेटे विनीत राय की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद न्याय की तारीफ होने के बजाय उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। दरअसल हैरानी करने वाली बात देखिए ये है कि इस बार सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि खुद योगी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सहयोगी दल भी इस पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जी हाँ, इस एनकाउंटर के सामने आते ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने लगातार कई ट्वीट करके इस कार्रवाई को फर्जी बताया और कहा
कि उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन ने जनता का भरोसा पूरी तरह से खो दिया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इन एनकाउंटर ने राज्य की छवि को खराब कर दिया है, लेकिन असली सियासी भूचाल तब सामने आया जब भाजपा की सहयोगी निशान पार्टी के अध्यक्ष संजय निशान ने भी अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जी हां, संजय निशान ने खुलेआम कहा है कि कमलेश बिंद इस पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी नहीं था। उन्होंने मांग की कि अगर पुलिस को एनकाउंटर ही करना था तो मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने न्याय के लिए कोर्ट जाने तक की देखिए चेतावनी दे डाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है, क्या एक आरोपी के एनकाउंटर पर इतनी बड़ी राजनीति आखिर क्यों हो रही है? इसका सीधा जवाब ये है कि उत्तर प्रदेश खासकर पूर्वांचल का जातीय समीकरण और भारी वोट बैंक है। कमलेश बिंद जिस समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग के तहत आने वाले हैं, साथ ही देखिए बिंद निशान माला समाज से आते हैं, उसका गाजीपुर, मऊ, जौनपुर और बलिया जैसे कई राज्यों में बहुत बड़ा दबदबा माना जाता है। पूर्वांचल की दर्जनों सीटों पर यह समाज हार और जीत तक देखिए तय करता है। संजय निशान को डर है कि इस एनकाउंटर से उनका मुख्य वोटर नाराज कहीं ना हो जाए, जिसका सीधा नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना उनको पड़ सकता है। यही डर उनको सता रहा है। वहीं अखिलेश यादव अपने पीडीएफ फॉर्मूले यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के तहत इस मुद्दे को उठाकर पिछड़ों के बीच अपना पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। इस पूरे विवाद में एक बड़ा मोड़ जातिगत असंतोष का भी है। लोगों और नेताओं का आरोप है कि मामले का जो मुख्य आरोपी शंकर पांडे माना जा रहा है वह पुलिस की गिरफ्त से दूर है। विपक्ष और सहयोगी दल इसी बात को मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं कि पुलिस ने एक पिछड़ी जाति के आरोपी का एनकाउंटर तो तुरंत कर दिया, लेकिन मुख्य सर्चकर्ता पर अब तक कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इसी नाराजगी की वजह से जब कमलेश बिंद का शव गांव पहुंचा तो नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस टीम पर पथराव भी शुरू कर दिया, जिसमें कई अधिकारी घायल भी हो गए। कुल मिलाकर देखिए, एक आपराधिक घटना अब पूरे यूपी की राजनीति में वोट बैंक और जातीय सम्मान की लड़ाई बन चुकी है, जिसने सरकार की सोशल इंजीनियरिंग के सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ खड़ी कर दी है। देखिए, जिस तरह से एनकाउंटर यहाँ किया गया है, देखने वाली बात होगी किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनावों में आखिर क्या कुछ ये जो मोड़ है रुख लेता है। क्या सच में जाति के फॉर्मूले से यहाँ जो वोट बैंक है वो कमजोर होती पूर्वांचल में नजर आएगी विधानसभा चुनावों में, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का मास्टर प्लान तैयार हो गया। जी हाँ, त्रिपुरा से शुरू होगा ये खास अभियान। देखिए, तकनीक और जनता के सहयोग से अवध बनेगा सरहद। जी हाँ, भारत बांग्लादेश सीमा पर लगातार बढ़ती नशीले पदार्थों यानी ड्रग्स की तस्करी और अवैध हथियारों की घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी देखिए यहाँ रणनीति तैयार कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए न सिर्फ सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखने को कहा है, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों को भी इस सुरक्षा चक्रव्यूह का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया है। इसी के लिए उन्होंने सीमा से सटे गांवों और क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जागरूक और पूरी तरह से आपको पता है पूरी तरह से जागरूक रहने को कहा है, साथ ही चौकस रहने को कहा है। देखिए, विशेष सर्विल लगाने की कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। गृह मंत्री का मानना है कि देश के सीमाएं केवल बाड़ लगाने या सैनिकों के खड़े रहने की सुरक्षित नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय जनता की भागीदारी भी बेहद जरूरी हो जाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को त्रिपुरा की राजधानी में के पास आपको बताया शालगार के स्थित सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के पूरे मुख्यालय में एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीमा सुरक्षा से जुड़े तमाम संवेदनशील मुद्दों पर गहराई से चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश देते हुए अमित शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा केवल सेना या बीएसएफ की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। इसलिए भारत बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले आम लोगों के लिए विशेष पूरी तरह से शिविर लगाए जाने चाहिए। खास बात देखिए ये है कि इन शिविरों में जो स्थानीय पटवारी, राज्य पुलिस के अधिकारी और बीएसएफ के जवान एक साथ मौजूद रहते हैं।
ताकि ग्रामीणों को, तस्करों को और पूरी तरह से संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने को तुरंत सुरक्षा बलों को सूचना देने के लिए तैयार किया जा सकता है। बदलते दौर में अपराधियों और तस्करों से 2 कदम आगे रहने के लिए गृह मंत्री ने आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो सबसे न्याय और आधुनिक सीसीटीवी मॉडल है, उसे सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर त्रिपुरा में लगा दिया जाए। इसके तहत देखिए, सीमा पर लगे बीएसएफ के सभी पुराने कैमरों को हटाकर उन्हें आधुनिक और पूरी तरह से स्मार्ट तकनीक में अपलोड किया जाएगा, साथ ही अपडेट भी किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कैमरों का सीधा लिंक आपको बताएं जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस से जुड़ा जाएगा, जिससे जिले के कलेक्टर और एसपी भी अपने दफ्तर में बैठकर सीमा की हर हलचल पर 24 घंटे नजर रख पाएंगे, यानी पैनी नजर वो रख पाएंगे। इस बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक डीसीपी अनुराग समेत राज्य के सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारी और कलेक्टर, साथ ही पुलिस अध्यक्ष आपको बताएं शामिल हुए हैं। राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बैठाने के लिए अमित शाह ने कई कड़े आर्थिक फैसले भी लिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि केवल ड्रग्स पकड़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस अवैध धंधे को चलाने वाले पूरे सिंडिकेट और नेटवर्क को जड़ से खत्म करना होगा। इसके लिए उन्होंने सीमावर्ती जिलों में होने वाले बड़ी वित्तीय गतिविधियों, बैंक के संदिग्ध और लेन देन, अचानक बनने वाली बड़ी इमारतों और बड़े पैमाने पर जमीन पे समर्पित की खरीद बिक्री की गहन जांच करने के आदेश दिए हैं। तस्करी के पैसे से खरीदी जा रही जमीनों का सच सामने लाने के लिए गृह मंत्रालय ने जो ये 5 वर्षों के सभी भूमि रिकॉर्ड की दोबारा जांच करने का बड़ा निर्देश दिया है। देखने वाली बात होगी कि इस निर्देश के बाद जो भी सारे एक्शन लिए गए हैं, आखिर आने वाले समय में वो किस तरह से धरातल पर पूरे रूप से देखिए चलते नजर आएंगे। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।